दोस्तों, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कस्टम क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट कार्गो। दोस्तों, आई हैव यूज एनिमेशन, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कस्टम क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो फ्रॉम इंडिया। ये हेड ऑफिस है एक्सपोर्टर का, ये इसकी फैक्ट्री है और वेयर हाउस भी हो सकता है। ये CH है। ओके, इनिशियल में देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन 3 लोकेशंस आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट क्लियरेंस। तो जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, हेड ऑफिस में आता है जहां एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बैठता है, राइट। दे पासेस टू द एक्सपोर्ट ऑर्डर टू द फैक्ट्री एंड फैक्ट्री गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी हम प्रोसीजर गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। अभी गुड्स यहाँ मैन्युफैक्चर हो गए फैक्ट्री में एंड रेडी टू मूव टू एक्सपोर्ट। ओके दोस्तों, तो गुड्स रेडी होने के बाद व्हाट दे विल प्रिपेयर अ पैकिंग लिस्ट, क्योंकि पैक लिस्ट में सब कुछ डिटेल रहता है, कितने बॉक्सेस है, कितनी क्वांटिटी है, क्या बैच डिटेल है, क्या लॉट नंबर है, एवरीथिंग डिटेल इज देयर। ओके, तो पैक लिस्ट रेडी हो जाती है। पैक लिस्ट रेडी होने के बाद दिस पैक लिस्ट वो हेड ऑफिस को भेज देता है, फैक्ट्री वाला पर्सन, बिकॉज एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में बैठता है एंड दे प्रोसेस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो पैक लिस्ट यहाँ आने के बाद हेड ऑफिस के पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर रहता है, because they are communicating with the buyer, they have all the details. So they will prepare the fair set of document that is called a pre-shipment document. तो वो लोग pre-shipment invoice बनाएंगे, पैकिंग लिस्ट बनाएंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर कॉपी उनके पास ऑलरेडी रहता है। द कार्गो इज ऑलरेडी इंस्पेक्टेड, द इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज ऑलरेडी विद देम। डिक्लेरेशन कुछ लगते हैं एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए। तो डिक्लेरेशंस, फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्सपोर्टिंग अंडर द एडवांस लाइसेंस, तो एडवांस लाइसेंस के लिए कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं APCG के लिए। तो सर्टेन डिक्लेरेशंस आर देयर दैट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हैज टू गिव, एंड इफ देयर इज अ एक्सपोर्ट लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG कुछ रहेगा तो उसको देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब डिटेल्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस में बैठा है वो बनाएगा एंड दे विल सेंड टू द CHA. ओके, दे विल सेंड टू द CHA. CHA के बाद एक सॉफ्टवेयर रहता है विच इज ए लिंक टू आइस गेट। कस्टम का EDS सिस्टम के साथ वो लिंक रहता है। चेकलिस्ट मतलब क्या है? शिपिंग बिल फाइनलाइज होने से पहले उसका जो ड्राफ्ट आता है उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। तो CHA जो डिटेल जो हेड ऑफिस ने उसको भेजा है CHA को, along with the shipment advice, it goes to the CHA. CHA उसके ऊपर से चेकलिस्ट बनाता है एंड वापस इसको भेजता है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए। मीनवाइल, और ये जब ये एक्सपोर्टर CHA को चेकलिस्ट भेजता है तभी उसको एडवाइस करना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ शिपिंग बिल ही हैज टू फाइल। इज इट फ्री शिपिंग बिल? फ्री मतलब उसके ऊपर वो कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट लेने वाला नहीं है एक्सपोर्टर। ओके, नो इंसेंटिव्स। ड्यूटीएबल मतलब कुछ एक्सपोर्ट आइटम पे ड्यूटीज लगती है, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस एंड ऑल दिस थिंग। तो ड्यूटीएबल शिपिंग बिल फाइल करना है तो उसको एडवाइस करेगा ड्यूटीएबल। ड्रॉबैक, जहां ड्रॉबैक क्लेम लेने वाला एक्सपोर्टर ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड मिलता है तो वो फाइल करने वाला, तो ही हैज टू एडवाइस CHA ड्रॉबैक शिपिंग बिल फाइल कर। एक्स बॉन्ड, एक्स बॉन्ड मीन्स तो मटेरियल इज ऑलरेडी इंपोर्टेड एंड वैल्यू एडिशन होने के बाद वापस एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसको एक्स बॉन्ड शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। और DEC, ये एक्सपोर्ट अंडर एडवांस लाइसेंस तो उसको DEC शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। तो ये सब चीजें एक्सपोर्टर के पास रहता है। ही हैज टू एडवाइस द CHA कौन सा टाइप का शिपिंग बिल फाइल करना है। अकॉर्डिंगली वो चेकलिस्ट बनाएगा और एक्सपोर्टर को भेजेगा एंड एक्सपोर्टर वो चेकिंग लिस्ट थोरोली चेक करके CHA को भेज देगा फाइनल शिपिंग बिल सबमिट करने के लिए। यहाँ याद रखिए चेकलिस्ट टू बी चेक थोरोली, क्योंकि एक बार इसमें मिस्टेक हो गया तो शिपिंग बिल वापस अमेंड होता नहीं है, इसलिए चेकलिस्ट जनरेट की जाती है
तो कुछ मिस्टेक ना हो करने के लिए। मीनवाइल सीएचए क्या करता है, शिपिंग बिल को कांटेक्ट करता है उसके पास, क्योंकि उसके पास डिटेल आ जाते हैं, क्योंकि वो सीएचए कम फॉरवर्डिंग एजेंट रहता है। तो वो शिपिंग बिल को कांटेक्ट करता है और बोलता है मेरे पास इतना कार्गो है, आप आपका बेस्ट शिपिंग रेट कोट कीजिए। अकॉर्डिंगली जो शिपिंग कंपनी रेट कोट करते हैं उसको वो कार्गो देता है। ये एडवांस में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इफ एक्सपोर्टर ने कार्गो की डिटेल दिए हुए रहते हैं एडवांस में, एंड उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है। तो एडवांस में रहे दिया तो सीएचए ये पहले ही करके रख सकते हैं एक्टिविटीज, कौन सा शिपिंग कंपनी को देने का, क्या रेट फाइनलाइज करने का। अदरवाइज कभी कभी सम केसेस एक्सपोर्ट ऑफिस खुद ही शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करता है एंड दे टेक द रेट एंड दे एडवाइस सीएचए टू हैंड ओवर कार्गो टू द शिपिंग कंपनी। ओके, तो इस तरह से शिपिंग कंपनी फाइनल की जाती है। ओके, इसके बाद शिपिंग कंपनी फाइनल होने के बाद शिपिंग कंपनी डिलीवरी ऑर्डर देता है, डिलीवरी ऑर्डर टू पिकअप द कंटेनर। ओके, उसको डीओ बोला जाता है। देन सीएचए क्या करेगा, अपना ट्रांसपोर्टर को वो डीओ देगा, ये डीओ देगा अपने ट्रांसफर को और बोलेगा गो टू द एम्प्टी का यार्ड एंड पिकअप द कंटेनर। तो तुम्हारा कार्गो, आपका कार्गो जितना बड़ा है अकॉर्डिंगली दे विल पिकअप द 20 फीट 40 फीट 40 हाई क्यूब ओपन टॉप कंटेनर, जो भी टाइप का इन्वेंट्री जो डिलीवरी ऑर्डर में मेंशन किया है, जिसके ऊपर उसने शिपिंग कंपनी से रेट लिया है, वो कंटेनर एम्प्टी कंटेनर यार्ड से पिकअप होएगा। समझा अभी इधर तक आप लोगों को एम्प्टी कार्ड से पिकअप करेगा एंड वो फैक्ट्री चला जाएगा, इट विल गो टू द फैक्ट्री यार एम्प्टी कंटेनर। ओके, एम्प्टी आपको फैक्ट्री में कंटेनर स्टफ करने का रहेगा। सिर्फ देर आर द टू टाइप ऑफ स्टफिंग, वन इन सीएफएस कस्टम पोर्ट में स्टफिंग होती है, दूसरा फैक्ट्री में होती है। अभी फैक्ट्री में आपको स्टफिंग करने का रहे तो आपको फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन लगेगा, सेल्फ सेलिंग कंटेनर परमिशन आपको लगेगी जो कस्टम्स से मिलती है। तो एक्सपोर्ट होने से पहले हेड ऑफिस with the help of CHA should approach to the custom department for फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन। ये होनी आपके पास बहुत जरूरी है। आपके पास फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन नहीं रहेगा तो आप कंटेनर फैक्ट्री में भर नहीं सकते। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू शुड हैव इन फैक्ट्री स्टफिंग। पर फैक्ट्री स्टफिंग आप करना चाहते हो तो नेक्स्ट है कंटेनर जब फैक्ट्री में जाता है, ओके, तो उसके साथ एक सील जाता है, व्हाट इज कॉल्ड शिपिंग कंपनी सील, इट इज अ बॉटल सील। वो एक बार उसमें डोर पे लगाने के बाद, दोनों डोर क्लोज करने के बाद, वो सील ब्रेक किए बिना ओपन होता नहीं है। उसको टेम्पर नहीं कर सकते आप, उसको तोड़ना ही पड़ता है। और दूसरा शिपिंग कंपनी लगाने के लिए आपको शिपिंग कंपनी से दूसरा शिपिंग सील लगेगा, उसके लिए आपको वापस परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरा सील रहता है आरएफआईडी सील। ये आरएफआईडी सील अभी न्यूली इंट्रोड्यूस है, उसमें एक चिप रहता है, सेम वो शिपिंग कंपनी सील जैसा रहता है, लेकिन वो चिप रहता है, उसमें पूरा कंटेनर का कार्गो का ट्रैकिंग मॉनिटर होता है। कभी कहां से कितना बजे एंटर हुआ, कभी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ ये आरएफआईडी सील में स्टोर होता है। ये आरएफआईडी सील सर्टन एजेंसी के पास मिलते हैं जिसको कस्टम ने नॉमिनेटेड किया है। तो आप वो एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है, मुझे सर्टन सील चाहिए। इफ यू आर स्टफिंग द 30 कंटेनर्स इन ए मंथ, देन आपको पास कम से कम 30 आरएफआईडी सील का स्टॉक रखना पड़ता है। तो आपको उनके पास अप्रोच करना पड़ता है, वो आपको सील देंगे, प्लस में आपको उनका सॉफ्टवेयर देंगे। वो कस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ लिंक रहता है, क्योंकि जब भी आप कंटेनर स्टफ करते, सील करते, तो उसमें सर्टन डेटा वो सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ता है। मतलब शिपिंग बिल नंबर, डेट, क्या कार्गो है, कंटेनर नंबर, बॉटल सील नंबर, सब कुछ आपको डालना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैकिंग होता है। इस तरह से 2 सील आपको लगाए जाते हैं, किधर, कंटेनर को।
ये सब होने के बाद वहां कंटेनर स्टॉप होता है, सील होता है। ओके, मीनवाइल चेकलिस्ट फाइनलाइज होता है, उसको शिपिंग बिल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जब नंबर जनरेट होता है चेकिंग लिस्ट का, उसको शिपिंग बिल बोलते हैं। ओके, तो CHA दिस डॉक्यूमेंट उसको एक्सपोर्टर से मिला, along with the shipping bill he will go to the CFS। CFS क्या होता है? कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ये जो पोर्ट के नजदीक होता है, ऐसा जरूरी नहीं है CFS कंटेनर के पोर्ट के नीचे, उसको ICD बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो। ये कभी कभी सी शोर के बाजू में नहीं रहता है। सपोज आप दिल्ली में कार्गो कस्टम क्लियरेंस करें तो ICD में करना पड़ेगा, तो पोर्ट के बाद नजदीक रहेगा तो उसको CFS बोला जाएगा। अभी ये CFS में दिस इज अ कस्टम कंट्रोल एरिया, यहाँ कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल ही हैज वैलिड कस्टम पास। तो यहाँ कस्टम ऑफिसर बैठते, अपराइजर बैठता है, अप्राइजर बैठा है, एग्जामिनेटर बैठा है, सुप्रिटेंडेंट बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है, डेप्यूटी कमिश्नर कभी कभी बैठा है, नहीं तो बाजू में कस्टम का एक एक्सक्लूसिव बिल्डिंग रहेगा, वहां डेप्यूटी कमिश्नर बैठा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब डॉक्यूमेंट लेके वो CFS में जाएगा फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड कस्टम प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, देखिए उसके बाजू में पोर्ट रहता है, वहां लोडिंग अनलोडिंग चलता है, यानी उसके बाजू में शीशो रहता है, वहां शिप्स बर्थ लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ कस्टम प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट यहाँ होता है, यहां से कस्टम प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होने के बाद कंटेनर विल मूव टू पोर्ट फॉर लोडिंग ऑन वेसल। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करेगा अप्राइजर के पास। अप्राइजर और अप्राइजर क्या करेगा? उसको डॉक्यूमेंट को चेक करेगा अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट ही सबमिटेड एज पर द ऑर्डर कॉपी, रेट बराबर है कि नहीं, सब कुछ। मेन ड्यूटी ऑफ द कस्टम ऑफिसर इज टू चेक वैल्यूएशन ऑफ कार्गो, उसको ओवर वैल्यूएशन तो नहीं किया, अंडर वैल्यूएशन को। ओवर वैल्यूएशन क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आप सर्टेन इंसेंटिव गवर्नमेंट देता है, आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। तो कस्टम ऑफिसर चेक करता है जो ओवर वैल्यूएशन तो नहीं किया है। ओके, एज पर कस्टम एक्ट, कस्टम वैल्यूएशन एक्ट 2007 के हिसाब से उसको चेक करेगा। और अंडर वैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ फंड फॉरेन में पार्क करना रहता है अनऑथराइज वे से। सपोज आपका इन्वेस्ट $100 का है, आपने उसको $80 बनाया। ओके, यू लिस्ट बाय अबाउट द इंसेंटिव्स, लेकिन जब आप $80 से करोगे आपको $80 इंडिया में आएगा, लेकिन तो आप एक्चुअली बेचते हो $100 को, तो $20 आपका दुबई नहीं तो और किधर फॉरेन अकाउंट में, स्विस बैंक में जमा किया जाता है। तो ये केसेस नहीं होने के लिए कस्टम ऑफिसर चेक करता है वेदर इट इज अंडर वैल्यूएशन और नॉट। ओके, एग्जामिनर कंटेनर्स कार्गो मोस्टली एग्जाम नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ इश्यू मिला तो। सील RFID सील और सील जब भी कार्गो यहाँ पहुंचता है CFS में, नहीं तो पोर्ट पे पहुंचता है, तभी कुछ RFID सील, दिस इज RFID सील, RFID सील में कुछ प्रॉब्लम है तो एग्जामिनर कंटेनर खोलने बोलता है, नहीं तो स्कैनिंग, यहाँ स्कैनिंग भी किया जाता है, CFS में स्कैनर रहते हैं तो स्कैनिंग भी किया जाता है। तो स्कैनिंग में कुछ मिला तो एग्जामिनर उसको कार्गो, और ये लूज कार्गो के लिए चेक किया जाता है लेस देन कंटेनर, मुझे कंटेनर से भी कम है। लेस देन कंटेनर मतलब क्या होता है? आपका 20 फीट कंटेनर सब मिनिमम साइज 20 फीट कंटेनर आता है। ओके, आपका कार्गो उसमें 30 CBM तक माल जाता है, 28 to 30। अभी आपका कार्गो उतना है ही नहीं और 24 मेट्रिक तक जाता है कार्गो, आपका कार्गो उतना है ही नहीं, तो आप तो 20 फीट कंटेनर का तो फ्रेट नहीं पे करोगे शिपिंग कंपनी। तो देयर आर शिपिंग कंपनी हु एक्सेप्ट द लूज कार्गो, LCL, उसको क्या बोलता है? LCL, लेस देन कंटेनर। तो वो बाकी सब एक्सपोर्टर से माल लेता है और 30 CBM 28 CBM होने के बाद वो CFS में उनका अलग अलग जगह रहता है। CFS में बहुत सारा कंपनी का
जगह रहता है. सी देर इज नॉट ओनली वन CFS एट पोर्ट, देर मे बी 40-50 CFS एट पोर्ट. एंड वो पर्टिकुलर CFS में वो शिपिंग कंपनी के ऑफिसेस रहते हैं. तो आपको वो LCL रहेगा, तो ये जो फैक्ट्री से लाके वो उसके CFS में जो जगह है वहां काट करना पड़ता है. उसके पहले आपको कार्टिंग ऑर्डर शिपिंग कंपनी से लेना पड़ता है. ओके तो कार्टिंग करने के बाद वहां 30 आप सपोज शिपिंग कंपनी का कंटेनर पोर्ट लुइस के लिए भरा जाता है, मॉरिशस के लिए. तो 30 CBM माल आने के बाद 4-5 एक्सपोर्टर से वो एक कंटेनर बनाएगा, और वो कंटेनर बनने के बाद वही सील करेगा और उसको पोर्ट में ट्रांसफर करेगा. इस तरह LCL कार्गो का मूवमेंट होता है. ओके तो कस्टम क्लियरेंस CFS में होता है. ओके अभी आप कंटेनर कर रहे हो. ओके कंटेनर का भी मूवमेंट 2 टाइप का होता है. एक डायरेक्ट पोर्ट कॉल और CFS में. फ्रेंड मैं आपको बताता हूं कैसे होता है. 1 मिनट फ्रेंड्स. तो डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी माने LEO. यहाँ आप कस्टम डॉक्यूमेंट पास करते हो. हाँ पहला तो एक टाइप्स रहता है आपका, ये कंटेनर यहाँ स्टॉप हो गया, वो CFS में चला जाएगा. ओके आफ्टर कस्टम फॉर्मेट इज कंप्लीटेड, कस्टम ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास करता है, LEO लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. उसके बाद में कंटेनर यहाँ से जब भी वेसल का शेड्यूल है अकॉर्डिंगली वो CFS का काम रहता है. आपको वो लोग TSC लेते हैं इसके ऊपर, ट्रेड हैंडलिंग चार्जेस. तो CFS का काम रहता है क्योंकि वो चार्जेस पोर्ट और CFS में डिवाइड किया जाता है. क्योंकि उसमें TSC में लोडिंग अनलोडिंग, ये लोडिंग अनलोडिंग यहाँ होता है, ग्राउंड रेट चार्जेस, मूवमेंट ऑफ कंटेनर फ्रॉम यहाँ से पोर्ट तक, ये सब कुछ TSC में ट्रेड हैंडलिंग चार्जेस में रिकवर होता है. दैट इज कलेक्टेड बाय शिपिंग कंपनी. तो डायरेक्ट ये कंटेनर यहाँ CFS में आता है. LEO मिलने के बाद दिस LEO ये कंटेनर यहाँ मूव होता है पोर्ट पे मूव किया जाता है. राइट फॉर लोडिंग ऑन वेसल पे यहाँ से लोड किया जाता है. ओके लेकिन डायरेक्ट पोर्ट कॉल, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी मतलब क्या है, LEO देने से पहले ही आपका यहाँ कंटेनर जो स्टॉप किया है ये डायरेक्ट CFS में नहीं जाते, डायरेक्ट पोर्ट में चला जाता है. अंडरस्टूड. मीनवाइल आपका कस्टम फॉर्मेलिटीज यहाँ CFS में चलते रहता है. ओके डॉक्यूमेंट आपका CHN यहाँ डाला, यहाँ कस्टम फॉर्मेलिटीज आपका चलते रहेगा. ओके ये डायरेक्ट पोर्ट में चला जाता है. ये किसको अलाउड है, सी एवरीबडी विल नॉट बी अलाउड बिकॉज पोर्ट में जगह लिमिटेड से रहती है. ओके दिस फैसिलिटी इज गिवन सो दैट आपका टर्न आउट टाइम, एक्सपोर्ट का टाइम कम हो, एक्सपेंसेस आपके कम हो, इसलिए वो फैसिलिटी दिया गया. ओके तो ये किसको मिलता है, AEO ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर एक सिस्टम है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है. आप स्टेटस होल्डर रहेगा है तो आपको अलाउड किया जाता है, यानी आपके पास सेल्फ सेलिंग कंटेनर परमिशन आपके पास रहेगी. ओके तो आपको ये अलाउड किया जाता है. ओके इसका फायदा ये 24/7 आवर चालू रहता है. कॉस्ट आपका रिड्यूस होता है. और डिफरेंस इन TSC ये मैं आपको एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सपोज आप कंटेनर फैक्ट्री में स्टॉप करते हो, राइट, यू यूज योर ओन लेबर्स एवरीथिंग, योर फैसिलिटी आप यूज कर दो, तो फैक्ट्री स्टॉप कंटेनर में ट्रेड हैंडलिंग चार्जेस कम रहता है. इफ यू आर पिकिंग कार्गो उन 2-3 लॉरीज एंड CFS यहाँ डंप करते हो, ठीक है, और यहाँ कंटेनर स्टॉप करते हो तो यहाँ TSC ट्रेड हैंडलिंग चार्जेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज द मोर पेस, क्योंकि कार्गो लूज रहता है, आपका जगह CFS में बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके कंटेनर रहेगा तो कंटेनर के ऊपर कंटेनर डाला जाता है, जगह यूज नहीं होता है. लेकिन CFS में आप कंटेनर स्टॉप कर रहे हो तो आपका जगह ग्राउंड रेंट चार्जेस ज्यादा होता है, और आप
सीएफएस के जो लोडर अनलोडर रहते हैं उनकी फैसिलिटी लेते हो तो आपको सीएफएस में टीएससी रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है, ओके, ऑलमोस्ट डबल रहता है फ्रेंड्स, ओके। इस तरह से दो टाइप का मूवमेंट होता है कंटेनर का, एक तो सीएफएस यहाँ गेट से एंट्री करेगा, नहीं तो पोर्ट में एंट्री करेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको अभी समझाया। देखो कस्टम फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते हैं, राइट, ऑल द ऑफिसर सिट्स हियर। ये कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद शिपिंग कंपनी को कैसे पता चलेगा आपका कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुआ? तो हर सीएफएस में शिपिंग कंपनी का ऑफिस रहता है, शिपिंग कंपनी का ऑफिस रहता है, एक छोटे छोटे कैबिन्स रहते हैं, नहीं तो एक बड़ा ऑफिस भी हो सकता है। तो कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद सीएचए बॉय जो सीएचए क्लियरेंस करता है वो जाके फॉर्म 13 शिपिंग कंपनी ऑफिस से लेके, नहीं तो ये पहले ही फॉर्म सबमिट 13 शिपिंग कंपनी से कलेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ डीओ। अभी जब कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होता है तो ये फॉर्म 13 शिपिंग कंपनी ऑफिस को सबमिट करता है। ये सबमिट करने के बाद शिपिंग कंपनी को पता चलता है कि कार्गो कंप्लीट हो गया। अभी ये शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से कार्गो मूव करे। 1 मिनट सर, मैं ये जरा क्लियर करता हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ नहीं होगी। अभी आपका कार्गो कस्टम एलईओ मिल गया, ओके, एलईओ आपको मिल गया, आप शिपिंग कंपनी ऑफिस में जाते हो और फॉर्म 13 सबमिट कर दो। तो ये फॉर्म 13 सबमिट करने के बाद, और फॉर्म 13 आपको पहले भी मिलता है क्योंकि आजकल सब परफेक्ट प्लानिंग की सबसे ज्यादा, जब भी आप डीओ लेते हो यहाँ आप जो डीओ लेते हो तभी वेसल प्लानिंग किया जाता है आपका कौन सा वेसल पे माल लोड होएगा करके। तो फॉर्म 13 डीओ के टाइम भी दिया जाता है, ओके। तो आप शिपिंग कंपनी फॉर्म 13 यहाँ हैंडल कर दिया, ओके। नाउ इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपिंग कंपनी, इफ इट इज एलसीएल कंटेनर में स्टॉप करो, इफ इट इज फुल कंटेनर लोड इट डॉक स्टॉप, तो कंटेनर में डॉक स्टॉप कंटेनर रहेगा तो फुल कंटेनर यहाँ लोड करो सीएफएस में, नहीं तो ऑलरेडी कंटेनर हैज कम, पोर्ट इन नहीं हुआ है तो उसको वेसल का शेड्यूल के हिसाब से शिपिंग कंपनी का काम है उसको मूवमेंट करना, कहाँ, पोर्ट पे, ओके। सी देयर आर टू टर्म्स यूज्ड इन द क्लियरेंस, डॉक कट ऑफ, गेट कट ऑफ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिपिंग टाइम्स में आता है, एक्सएम टाइम्स में आता है। आपको कार्गो कस्टम क्लियरेंस के लिए मूव करते हो तो ये सब कौन सा वेसल पे चढ़ने वाला अकॉर्डिंगली आपको ये इसका ट्रैक रखना पड़ेगा, नहीं आपको कार्गो मूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अननेसेसरी आपको ग्राउंड रेंट चार्जेस ज्यादा पे करने का। डॉक कट ऑफ मतलब एक वेसल रहता है जब भी वो बर्थ लेता है उसके पहले, क्योंकि ये कार्गो यहाँ पड़ा रहता है तो शिपिंग कंपनी को भी सर्टेन टाइम चाहिए यहाँ से कार्गो मूव करने के लिए पोर्ट, और पोर्ट में मूव करने के बाद शिप पे लोड करने के लिए, तो सर्टन 3 या 4 दिन का गैप रखा जाता है, ओके, शिपिंग कंपनी को प्रॉपर प्लान करने के लिए। उसको डॉक कटअप बोलते हैं। द वेसल जिस दिन शेड्यूल होता है उसके 3 दिन और 4 दिन पहले डॉक कटअप रहता है, उसके डेट दिया जाता है और टाइम भी दिया जाता है। उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट इधर शिपिंग कंपनी के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, राइट, दिस इज डॉक कटअप। गेट कटअप मतलब देखो यहाँ पोर्ट ये एरिया में कम जगह रहता है, सब मटेरियल यहाँ लाके नहीं रखा जा सकता है बिकॉज इट इज ए लिमिटेड स्पेस। तो वेसल लगने से पहले 2 दिन पहले जो वेसल पे जो कंटेनर लोड्स होने वाले हैं उनको पोर्ट पे लेके आया जाता है, ओके। तो उसके लिए यहाँ जो गेट रहता है, ओके, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो यहाँ गेट रहता है, ये गेट ओपन रहता है 24/7, लेकिन इसमें पोर्ट एरिया में ऑल कंटेनर्स आर नॉट अवेलेबल। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो किया जाता है। अभी ये वेसल लगने वाला है, ऑलरेडी इज टेकन बर्थ, तो उसके कंटेनर्स उसका गेट ओपन वो पर्टिकुलर वेसल के लिए ओपन होता है, ओके। तो
उसकी कंटेनर उसको अलाउड किए जाते हैं। अभी 2 दिन के बाद ये वेसल लगने वाला है, राइट, तो उसके लिए भी वही टाइम पे गेट ओपन किया जाता है। मतलब वेसल वाइज गेट ओपन होता है, वो गेट का कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा कभी है, अकॉर्डिंगली वो कार्गो पोर्ट इन करना पड़ता है और सीएफएस को, शिपिंग कंपनी को भी अकॉर्डिंगली पोर्ट इन करना पड़ता है। इस तरह से 2 टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से पूरा कस्टम क्लियरेंस